हाँ, तो प्यारे बच्चों, आज हम विद्युत धारा के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज हम पहला टॉपिक विद्युत धारा, उसका कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो भ्रम रहते हैं, हमें जो गलतियां होती हैं, उनको भी हम देखेंगे। और हम इसके साथ धारा घनत्व, दूसरी चीज ये चीज देखना चाहेंगे कि चालक पदार्थों में धारा का प्रभाव कैसे होता है। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो अपोहा वेग और गतिशीलता क्या चीज है। इतने टॉपिकों की चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पूरा देखें, और आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को के साथ इसको शेयर भी करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और किसी का भला भी हो जाएगा। तो देखिए, विद्युत धारा क्या है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में बहुत बार कंफ्यूजन रहता है। मान लीजिए ये कोई विद्युत परिपथ है आपका, इसमें एक प्रतिरोध लगा हुआ है, एक आपकी बैटरी लगी हुई है, एक कुंजी लगा रखी है हमने। इस तरीके से परिपथ हमने तैयार किया। आप सब जानते हैं कि जब आप इस परिपथ में इस कुंजी को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, तो इसके अंदर से धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। सामान्यतः हम छोटी क्लास में पढ़ के आते हैं। तो ये विद्युत धारा जो है हमारी आई, ये है क्या चीज वास्तव में। तो हम सब जानते हैं कि इस परिपथ के अंदर है कौन प्रवाहित करते होंगे, आवेश प्रवाह करता होगा। कौन करता होगा, आवेश। वो आवेश अगर आवेश प्रवाह के कारण है, अब आवेश को लेके जाएगा आवेश वाहक। कौन लेके जाएंगे, आवेश वाहक। आवेश वाहक का मतलब होता है कि वे जो इस परिपथ में आवेश के प्रवाह को कंटिन्यू करते हैं या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी है। आवेश वाहक कौन होते हैं, अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होते हैं। जैसे हम चालक की बात कर लें, चालक का मतलब धातु। इनमें जो आवेश वाहक है वो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही अगर आप बात करेंगे अर्धचालक की, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, उनमें दो तरह के होते हैं। तो होल होते हैं जो धनावेशित होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दो आवेश वाहक होते हैं अर्धचालकों में। और एक आपने सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर विद्युत अपघटन, ये केमिस्ट्री में आते हैं। हम यहाँ बात नहीं करते, यहाँ हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं, ठोसों के बारे में। ये तरल पदार्थों में, तो इनके अंदर होते हैं आयंस। आयन वो प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। ये अलग अलग पदार्थों में आवेश वाहक हैं जो इस परिपथ को पूर्ण कराने के लिए आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह निश्चित करते हैं। तो हम यहाँ इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे, धातुओं के बारे में। और धातुओं में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उस आवेश प्रवाह को निश्चित करते हैं। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लें, ये क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि अर्धचालकों में आवेश वाहक कौन होते हैं, तो होल और इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसमें पूछा जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये आवेश वाहक होते हैं, ये इस परिपथ में बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेशों को लेके चले जाते हैं। अब मान लीजिए हम इस बिंदु को देखना चाहते हैं, ए बिंदु पर। ध्यान देना, ए बिंदु पर किसी समय में यानी एक सेकंड में कितना आवेश इस बिंदु से गुजर के गया, इस दिशा में और इस दिशा में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आपके ऋण वोल्टेज से धन वोल्टेज की ओर होता है। तो ये एक सेकंड में परिपथ के किसी बिंदु से गुजरने वाले आवेश की मात्रा को मैं अब लिख देता हूं कि हम जानते हैं, ऐसे लिख दे, किसी परिपथ में, इसकी परिभाषा है, किसी परिपथ में किसी बिंदु से, किसी बिंदु से एकांक समय में
या एक इकाई समय में, ऐसे कह लो एक इकाई समय में गुजरने, एक इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ध्यान आ जाएगा कि आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। अब इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात है, इसे पॉइंट टू पॉइंट लिखना, इसे आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा प्रदर्शित कर देंगे, आई द्वारा प्रदर्शित कर देंगे। अब आई बड़ा भी लिख सकते हो और छोटा आई भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दूसरी बात है, यह मूलभूत राशि है, मूलभूत राशि है। हमने 11वीं क्लास में ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास 7 मूलभूत राशियां होती हैं, उन 7 राशियों में इसका नाम भी था। तो ये मूलभूत यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सूत्र इसका आई बराबर होता है क्यू बटे टी, यानी आवेश बटे समय। ये सूत्र है आपका, लेकिन कई बार आई बराबर है, कई न्यूमेरिकल में ये भी काम आता है। आई बराबर है एन ई अपॉन टी। यहाँ एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। अब आता है मात्रक इसका, धारा का मात्रक, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, एम्पियर या अन्य कूलम प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, कूलम सेकंड। लेकिन अगर एसआई मात्रक पूछ ले तो आपको एम्पियर ही लिखना होगा। यह है अदिश राशि है, यानी इसकी कोई दिशा नहीं होती। अब यहां जाके बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं यहाँ आने के बाद। यहाँ आने के बाद ज्यादातर में कंफ्यूजन ये है कि जब हम परिपथ बनाते हैं, जब हमने ये भी परिपथ बनाया तो मैंने ये कहा ये धारा की दिशा है, ये दिशा है, आई की दिशा है। जब आई की दिशा है तो ये सदिश राशि क्यों नहीं है? तो आपको इसका बड़ा अच्छा सा जवाब देना है कि सदिश राशियां सदिश नियमों की पालना करती हैं, जबकि विद्युत धारा पर सदिश नियमों की पालना नहीं होती, ये बीजगणितीय नियमों की पालना करता है। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि चालक तारों के मध्य कोण को परिवर्तित करने पर इनमें धारा के मान में कोई अंतर नहीं आता। अगर ये सदिश राशि होती तो कोण का भी प्रभाव पड़ता, इसलिए सदिश नियमों की पालना नहीं करती। विमा सूत्र कुछ भी नहीं है विमा सूत्र में, लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ए से लिखते हैं इसका विमा सूत्र। ये इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और एक चीज और ध्यान रखनी है, 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा। कई बार क्वेश्चन का ट्रेंड क्या होता है, क्वेश्चन का ट्रेंड होता है कि विद्युत धारा के एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए। तो पहले हमें ये बताना होगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, फिर 1 एम्पियर की परिभाषा देंगे। तो इसमें क्या होगा, इसकी परिभाषा लिखेंगे किसी परिपथ में
किसी बिंदु से बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश का प्रवाह हो तो परिपथ में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होगी। परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर ये इसकी परिभाषा हम लिख देंगे। तो आपको समझ में आया होगा ये विद्युत धारा को लेके, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको न्यूमेरिकल में पूछ लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ धारा घनत्व। अब यहाँ आके हम थोड़ा सा देखने लगेंगे कि धारा घनत्व क्या चीज है। दूसरा टॉपिक हमारा धारा घनत्व यानी विद्युत धारा घनत्व। ये क्या होती है? एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। ये होता है किसी भी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट, इसे जे द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको भी मैं पॉइंट को सेशन दूंगा, जे द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट है ये। दूसरा है सूत्र क्या है इसका? धारा घनत्व जे बराबर है धारा बटे हुए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। हाँ, आई धारा है, ए यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। क्या है ये? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसके बाद आता है इसका मात्रक। मात्रक देखिए, धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का होता है मीटर वर्ग। यानी हम इसको 1m-2 लिख देंगे। विमा सूत्र लिखेंगे जे का। देखिए एम्पियर का विमा सूत्र ए होता है और मीटर का L2, तो m0 L-2 T0 A1 या L-2 A1, एक ही बात है। जो इंपॉर्टेंट बात अब लिखने वाला हूं ये है सदिश राशि। कैसी राशि है ये? सदिश राशि। और इसकी दिशा पृष्ठ क्षेत्रफल के अभिलंब की दिशा में होती है, लंबवत होती है। ये है धारा घनत्व को लेके कुछ टिप्पणियां। आपको ये समझ में आ गई होगी। क्लियर है ये चीज? इसको नोट कर ले। मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहा हूं उन चीजों को, ये ध्यान। अब हम बात करेंगे चालकों में धारा का प्रवाह कैसे होता है। अब हम इस विषय को लेके चलेंगे। चालकों में धारा का प्रवाह, जो चालक पदार्थों में धारा का प्रवाह कैसे होता है इसको हम जानने की कोशिश करें। काफी अच्छा है ये चालकों में कि धारा किस तरीके से प्रवाहित होगी, हम देखते हैं। देखिए
तो हम एक चालक लेते हैं, ये एक चालक तार है, इस तरीके का एक चालक तार मान के चलते। और हम सब जानते हैं कि किसी भी चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी चालक तार में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मान लीजिए ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। मैं कुछ बना रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि इतने होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। अगर हमने इसके ऊपर कोई भी बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं किया है तो इस अवस्था में ये सभी इलेक्ट्रॉन लगातार गतिशील अवस्था में है। ध्यान रखना इस बात का। यानी जो आवेश वाहक है, इलेक्ट्रॉन है हमारे चालकों के अंदर, वो रुकी हुई अवस्था में नहीं होते, वो लगातार नियमित रूप से गतिशील होते हैं। जैसे ये इधर चला गया, 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 ऐसे अनियमित गति होती है। कौन सी गति होती है इसमें? अनियमित गतिशील गति। अनियमित गति होने का मतलब है कि एक निश्चित दिशा में गति नहीं है और इनके वेग हैं जो वे भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न दिशा में, क्योंकि वेग आपकी सदिश राशि है, दिशा पे निर्भर करेगी। जब ये सभी गतिशील हैं तो धारा का प्रवाह क्यों नहीं हुआ? उसका मूल कारण यही है कि ये एक निश्चित दिशा में गति न करके अनियमित और यादृच्छिक गति करते हैं, जिसकी वजह से एक निश्चित प्रवाह नहीं हो पाता। यानी हम जानते हैं कि मैं यहां लिखूंगा कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यधिक मात्रा में होते हैं, मात्रा में उपस्थित होते हैं, जो निरंतर अनियमित यादृच्छिक गति करते हैं। जब इन पर या इनके सिरों पर बाह्य क्षेत्र ई आरोपित करते हैं तो बाह्य बल के प्रभाव में, में निश्चित दिशा में गति के कारण, चालकों में धारा प्रवाह होता है। धारा प्रवाह होता है, चालकों में धारा प्रवाह होता है। देखिए हम इसकी डेरिवेशन को जानने की कोशिश करेंगे। कमरे के ताप पर देखेंगे, कमरे के ताप पर ये 10⁵ मीटर पर सेकंड के वेग से यादृच्छिक रूप से, या ये कह सकते हैं वेग से भिन्न भिन्न दिशाओं में गतिशील होते हैं।
ये इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं इसको हटा देता हूं, एक बार मैं इसके डेरिवेशन को समझने की कोशिश करूंगा कि जब भी आप बाह्य क्षेत्र लगाएंगे तो ये कैसे काम करेंगे, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या लिखता हूं कि माना किसी चालक में के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, छोटा n नाम दे दिया हमने, n है, तथा चालक की लंबाई l, वह क्षेत्रफल, या इस चीज को छोड़ दो, हम केवल एक बार अपवाहिक की तरफ बढ़ेंगे। इसमें जो आप देख रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इनके प्रारंभिक वेग क्रमशः u1, u2, u3, un है। तब प्रारंभिक औसत वेग यानी बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में इस समय की बात कर रहे हैं, बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति। तो यू एवरेज क्या हो जाएगा, यू एवरेज बराबर है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, अगर n इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 0 समीकरण 1। यानी कोई गति हो ही नहीं रही परिणामी रूप से, अलग अलग तो वो गतिशील हैं, लेकिन एक परिणामी गति का मान शून्य, यानी एक दूसरे के वेग को वो निरस्त करते हैं। इस तरीके से है हमारा चालक तार है, इसके ऊपर एक अंतर लगा देंगे, यानी बैटरी को जोड़ देंगे, ये बैटरी जोड़ दी प्लस माइनस v वोल्ट की, ये x सिरा है, ये y सिरा है, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। बाह्य क्षेत्र बचते हैं ये सारे के सारे एक इस दिशा में चलेंगे, और ये लंबाई n है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो इसमें धारा का प्रवाह I। अब इसके कारण यहाँ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा E, जो इसके प्लस से माइनस सिरे की ओर ऐसे। बाह्य क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल कार्यरत होगा, विद्युत बल कार्यरत होगा। तो कितना हो जाएगा, F विद्युत बल बराबर है Q इंटू E होता है, ये होता है भाई। अतः इलेक्ट्रॉन पर बल F E बराबर माइनस E बन जाएगा। कितना बल होगा, ये दूसरा समीकरण ले लिया हमने, कितना बल लगेगा। इस बल के कारण क्या होगा, इस बल के कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे, त्वरण
का मान, त्वरण का मान, जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा। देखिए बल क्या होता है, F बराबर है m इंटू ए, तो इस बल का मान क्या देगा, m इंटू ए। एम ई लिख दिया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर माइनस ई ई हो जाएगा। ए का मान आप देखेंगे माइनस ई बटे हुए एम ई के बराबर होता है। इसको मैं समीकरण 2 दे देता हूँ, और भी आपकी सदिश राशि है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला त्वरण इतना होगा, और यह मैं बता दूंगा एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब आप सोच के देखिए कि इनके ऊपर जब त्वरण लगेगा तो इनके वेग में परिवर्तन होगा। त्वरण के कारण, त्वरण के कारण इनके अंतिम वेग क्रमशः v1, v2, v3 vn, तो सदिश राशि है, सदिश vn होंगे तथा इन पर तथा लगने वाला समय क्रमशः, यानी जिसपे जितनी समय लगे वो समय की बात कर रहे हैं, t1, t2, t3 tn है। हमें समीकरणों का पता होता है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, लिखें इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब देखिए ये समीकरण एक ध्यान रखना आपको, समीकरण एक में u1, u2, u3 के मान क्या है। अब जैसे ही ये त्वरण लगा तो इनके अंतिम वेग v1, v2, गति का समीकरण क्या है, गति का समीकरण, गति का समीकरण होता है v बराबर है u प्लस at, ये गति का समीकरण होता है। इसका प्रयोग करें तो v1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी u1 प्लस at1, दूसरे के लिए v2 का मान हो जाएगा u2, यानी उसकी प्रारंभिक चाप, त्वरण और टाइम दिया गया। v3 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, प्रारंभिक वेग प्लस at3 डैश 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 n में इलेक्ट्रॉन का वेग, अंतिम वेग क्या हो जाएगा un प्लस atn। ये इस तरीके से अलग अलग हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, औसत अंतिम वेग निकालेंगे। इसको हटा दो, मैं आपने लिख लिया होगा, उनका अंतिम औसत वेग निकाला, अंतिम औसत वेग, अंतिम औसत वेग का मतलब हो गया v एवरेज, और ये किसके बराबर होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस n प्लस 1 vn, तो डिवाइडेड बाय n, जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है उतने में n कैपिटल लिख लिया, छोटा n मैंने गुना कर दिया। रखें इनके मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, v1 का मान यहां से रखिए u1 प्लस at1, इसका मान रखिए क्या बन जाएगा, u2 प्लस at2 प्लस u3 at3 प्लस n प्लस 1, nवे के लिए हो जाएगा un प्लस atn कैपिटल डिवाइडेड बाय कुल संख्या, ये v एवरेज हो गया। v एवरेज u वाले इकट्ठे कर लो तो क्या बन जाएंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश 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 un, प्रारंभिक वेग हमने एक साथ ले लिए, प्लस दूसरा पार्ट में इसमें भी at1 है, at2, at3, atn, एक कॉमन ले लिया, क्या बचेगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस n प्लस 1 tn,
डिवाइडेड बाई n, दोनों को n से भाग दे, तो इसको भी n से और इसको भी n से, मैंने दो भाग बना दिए। अब देख पाएंगे कि ये जो वैल्यू था आपकी, ये तो 0 थी समीकरण 1 से, बी एवरेज बराबर है ये पार्ट 0, ये a, तो इसको आप देखें तो औसत समय है, इसको टाउ से लिखते हैं। हाँ, समीकरण 1 का प्रयोग 1 से, और औसत समय जिसको विश्रांति समय भी बोलते हैं, कई किताबें विश्रांति समय या विश्रांति काल बोलते हैं इसको, और आप समझे तो औसत समय है ये, औसत समय। तो औसत समय टाउ किसके बराबर है, औसत समय टाउ इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस n प्लस tn अपॉन n। यानी अब यहाँ आप देखेंगे कि बी एवरेज जो है, ए का मान रखोगे तो माइनस ई अपॉन एम ई टाउ के बराबर। समीकरण 2 से मान रखा है, समीकरण 2 से, तो यहां तक हमारा औसत अंतिम वेग आया है। मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं इस चीज को कि औसत अंतिम वेग को अपवहन अनुगमन, इसी का नाम है अनुगमन वेग कहते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। 2-3 क्वेश्चन मन में उठे होंगे आप लोगों के, उन 2-3 क्वेश्चन को मैं क्लियर करूंगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। देखिए, औसत अंतिम वेग है, और ये किसकी उपस्थिति में, बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में। इस अपोहा वेग की परिभाषा क्या बनेगी, अपोहा वेग की परिभाषा, किसी को इंग्लिश में नाम चलता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपोहा वेग क्या है, हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अंतिम औसत वेग, अंतिम औसत वेग को अपोहा वेग कहते हैं, अपोहा वेग कहते हैं। इसे वीटी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं वीडी से। और अंतिम औसत वेग आपको पता होगा ये आया है, तो मैं इसको हटा दूं, ये आपने बना लिया होगा। मैं इसको हटाना चाहता हूँ यहाँ से, यहाँ तक इसको हटा देता हूँ। तो अब वीडी का मान क्या हो जाएगा, तो आपको पता लग गया कि वीडी का मान है माइनस ई टाउ अपॉन एम ई के बराबर, और या परिमाण के रूप में देखेंगे इसको, तो ये बन गया ई टाउ अपॉन एम। ये आपका अपोहा वेग है। अब क्वेश्चन मन में उठता है, आप लोगों ने देखा हो ए का मान सबके लिए एक समान था। कई बार मन में क्वेश्चन उठ जाता है बच्चों के कि भाई सभी इलेक्ट्रॉनों पर क्वेश्चन है कि ए का मान, ए क्या है यहाँ पे, और
त्वरण का मान सभी पर एक समान क्यों, सभी के लिए एक जैसा है, एक समान। इसका कारण समझना हो तो आप त्वरण देखिए क्या है। त्वरण का हमने जो फॉर्मूला बनाया है वो त्वरण का फॉर्मूला था E/m। अब चालक तार जो हमने लिया था ये, इस चालक तार के लिए एक ही बैटरी लगी हुई है जिसके कारण सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए E का मान एक समान है, यानी E सब के लिए एक जैसा है। ये छोटा E है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये भी सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए 1.6 × 10⁻⁹ होता है और ये भी कांस्टेंट है। तो इधर की आप राशि देखें तो नियत है, यानी निश्चित E के लिए, मैं सबक यूज कर रहा हूं, निश्चित E के लिए नियत है ये, और ये नियत है तो सभी के लिए क्या रहेगी, एक जैसी वैल्यू रहेगी। तो ये आपका अपोहा वेग है और अपोहा वेग से संबंधित जितनी भी थ्योरीज है वो हमने यहाँ खत्म कर दी। इसी के साथ एक सबक चलता है आपका गतिशीलता, ये भी आप समझ लीजिए, यही गतिशीलता क्या होता है, मोबिलिटी। इसमें इसके लिए सबक चलता है मोबिलिटी। ये क्या है गतिशीलता, किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों, किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपोहा वेग Vd व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के परिमाण के अनुसार, परिमाणों के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम गतिशीलता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला लिख देंगे हम, न्यू से इसको प्रदर्शित करते हैं, न्यू से ये बन गई Vd का परिमाण और E का परिमाण, और ये आपका फॉर्मूला है Vd का। तो न्यू की वैल्यू आप देखेंगे E टाउ अपॉन m के बराबर हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ E कह लो, E मोबिलिटी जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1/m द्रव्यमान के। अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर द्रव्यमान की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो मोबिलिटी कम हो जाएगी। मान लीजिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात चले तो म्यू हमें पता लग गया m के व्युत्क्रमानुपाती। प्रोटॉन के लिए देखो तो, और इधर इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए तो मोबिलिटी म्यू p इज इक्वल टू 1/mp, और इसके लिए E के लिए देखोगे तो 1/me। और हमें इस चीज का पता है कि mp बड़ा होता है me से, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है, इसलिए ये व्युत्क्रमानुपाती, तो म्यू p का मान छोटा हो जाएगा म्यू p से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ऐसे आवेश वाहक है जिनका, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे आवेश समान है, बस अंतर है धनात्मक एक ऋणात्मक है। लेकिन आप देखेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक होने से इसकी मोबिलिटी कम होती है और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है। ये था हमारा कि चालकों में किस तरीके से आवेश का प्रवाह होता है, अपोहा वेग क्या है, अपोहा वेग का कांसेप्ट क्या था, गतिशीलता क्या है और गतिशीलता का कांसेप्ट क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नोट्स बना ले, एक बार फिर आप इसका पूरा वीडियो दोबारा देख ले, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप दोबारा देख लें, नोट्स बनाएं इसके अच्छे से, और आपको बिल्कुल सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको ध्यान से सुना। हम नया वीडियो लेके आएंगे कि धारा और अपोहा वेग में क्या संबंध होता है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद।